Good morning, everyone. Good morning, future civil servants. This is 13th March 2022. This is Sunday. Let's look into the important articles of the Hindu newspaper for UPSC Civil Services examination. The first is Pakistan seeks joint probe into missile accident incident. तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि कल जब न्यूज़ में आया था कि जो इंडिया की तरफ से जो मेंटेनेंस रूटीन जब होता है डिफेंस का, तो वहाँ से एक गलती से मिसाइल फायर होके वो पाकिस्तान में जा गिरी और कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, लेकिन इट इज़ अ सीरियस इंसिडेंट। अब जब अब इस पर पाकिस्तान ने क्या बोला है कि जो इंडिया ने इस पर इंटरनल कोर्ट के थ्रू इंक्वायरी जो बिठाई है, ये इज़ नॉट सफिशिएंट। ये एक जॉइंट इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हमें भी इसको इंक्वायरी में पार्ट लेना है, हमें भी देखना है कि कैसे हुआ आखिर। तो बस न्यूज़ में यही है। Then another important news here is EPF rate cut to 8.1% to hit savings. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये रेट जो होता है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट वर्कर्स या फिर ट्रेड यूनियंस उनके जो रिटायरमेंट पे जो उनको पैसा मिलता है, तो अभी जो इनका भी सेविंग्स जो होता है, जो पीएफ वगैरह कटता है, तो इस पर गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट रेट देगा। तो पहले ये 8.5% था, तो अभी ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है, जिनको चेयर किया जाता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उनके द्वारा, तो उन्होंने एक रेकमेंड किया है कि इसका रेट 8.1% होना चाहिए। तो इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया है कि अभी जो महंगाई के दर बढ़ रहे, तो इसमें ये रेट कम करना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ट्रेड यूनियन अब इसको अपोज करेंगे। तो आप इसका थोड़ा ये देख सकते हैं ट्रेंड की। 1975-76 में इसका रेट 7.7% था। फिर 1989 से लेके 2000 तक 12% तक इसका ईपीएफ रेट था। और फिर 2011 से मतलब वो 11% से लेके नीचे 8.1% तक अभी आने की संभावना है। करंट तो 8.5% है। इसका एक्चुअली एक इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो उसको जितना ईपीएफ रेट कम होगा उतने उसको फिर आखिर में पैसे कम मिलेंगे। तो ट्रेड यूनियंस ज़्यादा रेट की डिमांड कर रहे हैं। देन जब कमांडर टॉक्स फेल्स टू एंड एलएसी डेडलॉक, तब कल हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि इंडिया और चाइना के बीच में ये सब बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके सब वाद विवाद जो चल रहे थे उसको एंड करने की बात की थी। और 15 राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स भी हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि आज पता चला है कि वो फेल हो गई और कोई भी उससे ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। कोई भी वो करने के लिए तैयार नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों साइड्स अपनी बात पर अड़ी रही है। अभी कमांडर लेवल टॉक्स क्या होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉक्स। एक तो एक कमांडर लेवल्स मतलब मिलिट्री टॉक्स होते हैं। दूसरी होती है पॉलिटिकल लेवल्स पे टॉक होती है, और तीसरी होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स वगैरह फॉरेन के उनके द्वारा की जाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंटर अलाउज सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस बार जो 2021 में जो सेंसस होने वाला था, तो उसका मतलब एक थोड़ा रूल्स में एक नया चेंज किया है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी उसको स्टोर किया जाएगा और सेल्फ एन्यूमरेशन भी किया जाएगा। मतलब हम घर बैठे अपना कोई पोर्टल वगैरह लॉगिन करके हमारे डेमोग्राफिक्स वगैरह सब, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका एज, जेंडर, वो क्या पढ़ते हैं, ये सब भी बातें वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ भी नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, इसको भी अपडेट किया जाएगा। ऐसी बात सेंटर ने इसकी इसमें किए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेज फर्स्ट फिनिश। दिल्ली में एक भीषण आग लगी थी, उसका थोड़ा सा फोटोग्राफ है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। देन नीचे, विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू ओपन फॉर टूरिज्म। अब चाइना में जो कुछ भी हमारी मतलब चाइना के बॉर्डर को जो कुछ भी विलेजेस लगते हैं इंडिया के, तो वहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2022-23 में भी, उसका बजट के थोड़ा जिक्र है
उसका स्कीम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि इस एक सेंटर का मतलब एक स्कीम है जो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाता है कुछ ऐसे विलेजेस में। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारा लाइवलीहुड जनरेशन होगा, रोड की कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, हाउसिंग भी देखा जाएगा, देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीविजन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को भी अंडरटेक किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और बहुत सारे जीरो बॉर्डर जो आपको बताया था कि जीरो बॉर्डर मतलब एग्जैक्ट दैट बॉर्डर वेयर द सिक्योरिटी इज डिप्लॉयड। तो वो है कि चुमार एंड देमचौक जैसे रीजन से उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, लोगों का माइग्रेशन वगैरह ये रोकने के लिए। इलेक्ट्रीफाई मतलब वो तार वगैरह लगा के उसमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते ताकि कोई बॉर्डर पार करके वगैरह सब कुछ ना कर सके। देन पेज 2 पॉलिटिकल न्यूज़, not important. Page 3 states political news, not important. Advertisement, not important. Page 4 not important. Page 5 see number of advertisements. Page 8 advertisement, not sorry, state news not important. बस एक ये न्यूज़ में थोड़ा सा मैंने स्नैप लिया है कि एक न्यूज़ बताई, एक फोटोग्राफ है, एक सेरेमनियल वो है उसमें केरला में। तो इसमें बस अष्टमुडी लेक है, वो एक रामसर वेटलैंड साइट है। रामसर वेटलैंड साइट के बारे में करंट अफेयर्स के इसमें डिस्कस करेंगे। यस, पेज 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी 19 मार्च को एक विजिट होने वाली है जापानीज प्राइम मिनिस्टर की। उनका नाम है फुमियो किशिदा। तो वो एक और उसमें क्या बात की जाने वाली कि क्वाड को लेके और यूक्रेन के इशू के लेके। क्वाड मतलब क्या है? एक 4 कंट्रीज का एक रीजनल, सॉरी रीजनल नहीं, एक कोऑपरेशन के लिए एक ग्रुप है। तो क्वाड में कौन से मेंबर्स हैं? तो फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये विजिट जो है तो इसमें क्या बातें डिस्कशन होने वाली कि एक अर्जेंट इंटरनेशनल कंसर्न्स को भी यूक्रेन रशिया के बारे में बात की जाएगी। और जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसके एक्सेशन मतलब उसको और भी बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए, उसको थोड़ा प्रोग्रेस में लाने के लिए उस पर बात की जाएगी। ये प्रोजेक्ट $17 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसको एक जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके द्वारा भी इसको फंडिंग मिली है। और वो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी ये बात करने वाले कि आखिर क्यों इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। उनको रशिया के अगेंस्ट इंडिया को वोट करना चाहिए, रशिया गलत कर रहा है। और क्वाड समिट में भी जो रशियन एग्रेशन के बारे में ये हमेशा जापानीज लोग वगैरह थोड़ा अपना आवाज़ दिखाते हैं कि रशिया सही नहीं कर रहा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो इसके बारे में ये सब चर्चा होगी। एक दिन की ही विजिट है, देन वो कंबोडिया वगैरह ये सब चले जाएंगे। ये पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान में और उनकी फर्स्ट विजिट है इंडिया में। तो देखते हैं, न्यूज़ आगे आएंगी इस पर। पेज 10 नॉट इम्पोर्टेंट, थिंग इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन को लेके इतना नहीं इम्पोर्टेंट। पेज 12 असेंबली पोल, सब स्टेट की न्यूज़ है, थोड़ा इलेक्शंस का वातावरण है, नॉट इम्पोर्टेंट। यस, पेज 13 द वर्ल्ड पेज, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आई एम सॉरी, जब जापान की न्यूज़ ऊपर चली थी तो जापान का जोग्राफिकल लोकेशन हम देखते हैं। तो जापान का जोग्राफिकल लोकेशन ये हमारा इंडिया, देन ऊपर चाइना और उसके बाजू में है जापान। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है
मेनली तो 4 आइलैंड्स है वहाँ पर। और जब ये सब उस पर नीचे, उसके नीचे ईस्ट चाइना सी है, और उसके लेफ्ट में साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया। ये सब जोग्राफिकल लोकेशन होती है, इक्वेटर से ऊपर आते हैं। ये इंडियन ओशन है, जिसको हम हिंदी महासागर भी बोलते हैं। तो ये न्यूज़ वर्ल्ड सेक्शन की, सैंक्शंस कुड कॉज स्पेस स्टेशन टू क्रैश, रॉसकॉस्मोस। तो जब ये वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाए हुए रशिया पे, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, क्राइसिस चल रहा है, तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियन हो, नाटो हो, अमेरिका हो, तो इन सब ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए कि रशिया का इंपोर्ट वगैरह हम कुछ खरीदेंगे नहीं। उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर देते हैं। उसकी इकोनॉमी इतनी हद तक बर्बाद कर देते हैं कि वो अपना एक नॉर्मल जो एक्सपेंस भी होता है कि वॉर को उठाने का, वो भी ना कर सके। तो रशिया की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि ये जो रॉसकॉस्मस जो स्पेस स्टेशन है, अगर ऐसे सैंक्शंस बढ़ते गए तो हमारा ये स्पेस स्टेशन भी गिर जाएगा। ये एक उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की है, इन्होंने फिर भी ये वार्निंग दी है। तो ये सैंक्शंस के 2021 के बाद और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद फिर कनाडा के भी सैंक्शंस है। तो रॉसकॉस्मोस ने ये कहा है कि द कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी डिमांडिंग द लिफ्टिंग ऑफ इलीगल सैंक्शंस अगेंस्ट आवर कंपनीज। मतलब हमारी कंट्रीज के ऊपर से इलीगल सैंक्शंस आप हटा लीजिए, ये सही बात नहीं। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया में टारगेट वेस्टर्न वेपन सप्लाईज टू यूक्रेन। तो भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यूक्रेन को मदद करने वाला था कि आर्म्स वगैरह डिफेंस के वेपन्स प्रोवाइड करके, कि हम आपको वेपन्स देते हैं, आप रशिया के खिलाफ लड़िए। तो यूनाइटेड स्टेट्स पोलैंड के जो फाइटर जेट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स, पोलिश जेट्स, वो सप्लाई करने वाला था, लेकिन वो बात वहाँ पर रुक गई। लेकिन बहुत सारी वहाँ के आसपास की यूरोपियन कंट्रीज है जो कि यूक्रेन को मदद करती है कि आप, हम आपको डिफेंस के वेपन्स देते हैं, आप रशिया के खिलाफ लड़िए। तो रशिया ने क्या बोला है कि जो भी कंट्रीज यूक्रेन को मदद करेंगी, हम उनको भी टारगेट करेंगे। रशिया यूक्रेन का जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। यह येलो में सब पूरा रशिया, उसके ठीक यहाँ पर देख सकते हैं यूक्रेन है। और वहाँ पर जो कुछ भी आजू बाजू कंट्री जो यहाँ पर देख सकते हैं, पोलैंड है, देन रोमानिया इज देयर, स्लोवाकिया इज देयर, बुडापेस्ट, हंगेरी, बेलारूस वगैरह, ये सब कंट्रीज हैं। तो इन कंट्री को रशिया टारगेट कर सकता है, ऐसा रशिया ने बोला है। देन ईरान डील कुड कोलैप्स ऑन रशियन डिमांड्स। तो एक ईरान डील क्या होती है, हमेशा एक न्यूज़ में आता है, और उसके साथ एक ग्रुप आता है P5+1। तो ईरान न्यूक्लियर डील क्या थी कि 2015 में एक डील हुई थी। उसमें P5 कंट्रीज थी, 5 परमानेंट कंट्रीज थी, और +1 एक कंट्री थी, P5+1। तो +1 जो था वो जर्मनी था। तो उन सब ने एक डील की गई कि उन्होंने ईरान के साथ डील की। उन्होंने ईरान को बोला कि आप अपना न्यूक्लियर का एनरिचमेंट रोक दीजिए, हम आपके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा देंगे और आपकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जब यूरेनियम थोरियम ईरान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं और इसको इनरिच करते हैं। लेकिन एक ग्लोबल एजेंडा को देखते हुए एक यूरेनियम का या फिर थोरियम का न्यूक्लियर वेपन्स का एनरिचमेंट सही बात नहीं है, सब बहुत सारे कंट्रीज़ को लगता है, इसलिए उन्होंने ये डील की। और फिर जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका में, तो उन्होंने ये अमेरिका को इस डील से बाहर निकाला और वापस से फिर से ईरान पे सैंक्शंस लगाए कि ये कुछ सही नहीं, कंट्री सही नहीं, ये कुछ इन पर इकोनॉमी को उनको मदद देने के बावजूद ये सब अ, ईरान में न्यूक्लियर मतलब उसको फ्यूल को एनरिच करते हैं, यूरेनियम को, ये सब। तो इसमें एक न्यूज़ में आता है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट, तो इसी को ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। और इसमें अब ग्रुप न्यूज़ में है कि E3 ग्रुप क्या है। तो E3 ग्रुप, इसका इसमें 3 कंट्रीज है, नाम से ही पता चलता है कि वो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी है।
उसने वॉर्न किया है रशिया को कि आपके डिमांड्स जो है वो ईरान को रिस्क में ला सकते हैं। ऑलमोस्ट ये न्यूक्लियर डील को कंप्लीट किया जाना चाहिए, ऐसा बोला है। देन नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना पूरा आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर संडे को आता है। बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दिस न्यूज़। ये एक बाजू में छोटा न्यूज़ है, क्रिस्पर पेटेंट रूलिंग। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो पेटेंट ऑफिस है उन्होंने एक अवार्ड किया है, एक पेटेंट राइट दिया है एक फेंग जैंग, उनको बायोलॉजिस्ट है उनको, किसके लिए कि एक जीन एडिटिंग टूल उन्होंने बनाया था, उसका नाम था क्रिस्पर कैस 9। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में इसका सवाल पूछा था कि क्रिस्पर कैस 9 क्या है, तो एक जीन एडिटिंग टूल है। नीचे और एक इम्पोर्टेंट छोटा सा, इन सर्च ऑफ पास्ट लाइफ। नासा ने क्या किया था कि अपना परसेवरेंस रोवर ये मार्स पर जब गए उन्होंने भेजा था, तो मार्स का जेजेरो क्रेटर एक बोल के एक क्रेटर है, तो वहाँ पर एक सर्च रिसर्च ये सब चल रहा है उनका। तो बस हमें नाम याद रखना है कि नासा परसेवरेंस रोवर डूइंग समथिंग रिसर्च ऑन मार्स जेजेरो क्रेटर। साइंस एंड टेक में बस इतना ही न्यूज़ में। पेज 14, ये जिनीवा कन्वेंशंस आपको गूगल सर्च करना चाहिए, व्हाट इज जिनीवा कन्वेंशंस, बस एक दो लाइन में बस पढ़ लेंगे, या फिर करंट अफेयर्स में मैं बता दूंगा। देन इस बिजनेस पेज इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। $20 बिलियन आउटले नीडेड फॉर क्लाइमेट गोल्स। तो अब जब इंडिया के जो कुछ भी क्लाइमेट गोल्स है, अभी जो कुछ एक समिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि हम 2050 तक या उसको हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एक अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, उन्होंने कहा है कि इंडिया को अभी $20 बिलियन और लगेंगे, मतलब 1.53 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, या फिर जो क्लाइमेट के टारगेट्स रखे उसको अचीव करने के लिए। ग्रीन ट्रांजिशन का एक रिपोर्ट है, मतलब ग्रीन ट्रांजिशन को लेके। और फिर बाद में बस स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पोर्ट न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब इमेजेस तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा कल्चर दिख रहा है। तो बस द हिंदू न्यूज़पेपर में आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, एंड करंट अफेयर्स का वीडियो देखना ना भूलिए, वो पहले मैंने अपलोड कर दिया है 13 मार्च करंट अफेयर्स का, बहुत क्रिस्प होता है शॉर्ट में। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो विश यू वेरी गुड डे, मेक योर डे प्रोडक्टिव। थैंक यू।